कई साल पहले की बात है जब मैं और मेरा भाई अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत से नगर पालमपुर में रहते थे। यही 3-4 साल पहले हमने वह नगर छोड़ दिया था। बात कुछ दिनों की है जब पालमपुर में बहुत ठंड थी। हम बहुत खुश थे। पिताजी और मेरी माँ दोनों मिलकर गुजारे जितना कमा लेते थे। मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरा भाई जैसे मेरे लिए सब कुछ था। उस पर इतना विश्वास और इतना प्यार था कि किसी शिकवे की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। भाई मेरे से 2 साल बड़े थे। हम थोड़ी शरारती करते रहते थे, वैसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। बस एक दूसरे की शरारतें पिताजी को बताने में हमें मज़ा आता था और हमारी माँ हमेशा हमें रोकती रहती थी। उन्हीं दिनों में नवंबर महीने की बात है, मेरा जन्मदिन आया। घर में सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। मुझे अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने का शौक़ था और उनके साथ मस्ती करने का। पिछले साल दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जन्मदिन नहीं मना पाई थी। इस बार मैंने माँ को मना लिया था। घर में सब बहुत खुश थे और मेरा भाई रोज़ कोई नई योजना बनाता था, पर मैं रोज़ भाई से एक अच्छे तोहफे की मांग करती और वह मुझे ऐसे ही बातों में लगाकर छोड़ जाता। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। वह रोज़ सोचता था कि क्या तोहफा दूँ। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने मुझे सिर्फ कार्ड ही बनाकर दिया था। मैंने बोल दिया था कि इस बार कार्ड नहीं लूँगी, कोई अच्छा सा तोहफा लाकर देना। अब मैं 15 साल की हो जाऊँगी, कोई छोटी नहीं हूँ जो कुछ भी उठाकर ले आओगे। बस ऐसे ही हम एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। आज मेरा जन्मदिन था और मैं सुबह उठी। मैंने अपने सब दोस्तों को फ़ोन करके शाम को 5 बजे घर बुलाया। मैंने भाई से भी कहा कि तुम भी अपने किसी दोस्त को बुला लो। हर्ष मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त था। भाई ने उसको भी बुला लिया। माँ रसोई में काम कर रही थी, हम सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। मेरी नज़र भाई के तोहफे पर पड़ी। मुझे लग रहा था कि वे मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आए होंगे। हमने खूब मस्ती की। सब दोस्तों ने मुझे अच्छे अच्छे तोहफे दिए और मेरे भाई ने मुझे भी तोहफ़ा दिया। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अपने भाई के तोहफे को लेकर थी। जैसे ही भाई के तोहफे को खोलने के लिए उठी, मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया कि अभी नहीं, बाद में खोल देना। मैंने पिताजी को भी बताया कि भाई ने मुझे तोहफ़ा दिया है। वह बहुत खुश हुए। हमने रात में सारे तोहफे खोले। फिर मैंने अपने भाई का दिया तोहफ़ा भी खोला। उसमें एक अजीब सा कैमरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैमरा है या कोई दूरबीन। उनकी बनावट बिल्कुल अलग थी, जैसे बहुत मजबूत और पुराना हो। मुझे इतना भी खास नहीं लगा, पर भाई ने कहा कि यह बहुत ख़ास कैमरा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के पिता से इसको लेकर आया हूँ, तो मैं हैरान हो गई कि इसमें क्या खासियत है ऐसी। मेरे भाई ने कहा कि इस कैमरे में जो भी तस्वीर लेते हैं वह साथ में ही बाहर आ जाती है। मैं ध्यान से सुन रही थी, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बार बार उस कैमरे को देख रहे थे। मैंने भाई से पूछा कि तुम्हें ये कैमरा कहाँ से और कैसे मिला, तो भाई ने बताया कि जब मैं मेरे दोस्त के घर जाता था, उसके दादाजी के सामान में मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन था कि मैं इसको घर ले आऊँ। उसके दादाजी ने बहुत सारा पुराना सामान संभाल कर रखा हुआ था, परंतु उसके दादाजी नहीं रहे। उसके पिताजी कुछ सामान बेच रहे थे और कुछ सामान ऐसे ही गिरा रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त से इस कैमरे को लेने की इच्छा की, तो उसके पिताजी ने बोला कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, यह तो दादाजी के सामान में ऐसे ही पड़ा मिला था। लेकिन हाँ, वह इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। वह हमेशा कहते थे कि यह किसी वैज्ञानिक का कैमरा है जो जापान से आया था, परंतु हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम ले जाओ। बस इतना सुनते ही मैंने उनको इसकी कीमत दी और ये कैमरा ले लिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यह साथ ही में ही तस्वीर निकाल देता है।
मैंने बाहर से इसको थोड़ा सही करवा लिया और इसका रंग रूप भी चमका दिया। मैं ये देखना चाहता था कि यह किस तरह की तस्वीर निकालता है। इतने में माँ की आवाज़ आई, सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है, सुबह देख लेना। तभी हमने बत्ती बंद कर दी और लेट गए, पर मेरा ध्यान बार बार उस कैमरे की तरफ जा रहा था, जो कि कैमरा भी अनोखा सा लग रहा था। और मेरा भाई देर रात तक बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मैं उठी और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम जाना मत, हम अभी ये कैमरा देखेंगे। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया और तस्वीर लेने के लिए उस पर क्लिक किया तो मेरे कानों में एक चीख की आवाज़ आई। मैं सहम गई। मैंने फिर से क्लिक किया और उस पर क्लिक करते ही हल्की सी चीख की आवाज़ कानों में आ रही थी। अभी तक तस्वीर नहीं निकली थी। मेरे भाई ने देखा कि तस्वीर क्यों नहीं निकल रही तो उसने कहा, अभी इसे रख दो, कल को बाहर से ठीक कराकर ले आऊँगा। लेकिन मुझे डर लगने लगा था और मैं सहम गई थी। मैं माँ के पास भागकर गई। माँ से कहा मुझे कैमरा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मन में अजीब सा डर हो गया था। मेरा भाई उसको दिखाकर ले आया था। उन्होंने कहा ये कैमरा बिल्कुल सही है। मैंने डरते डरते एक फ़ोटो खींची तो फिर वही आवाज़ आई। हैरानी की बात है कि इस बार फ़ोटो भी निकल आई थी। फ़ोटो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उस पर खून के कुछ निशान और काले काले धब्बे लगे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी माँ भागकर मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैंने तस्वीर माँ को दिखाई। माँ ने कहा यह कैमरा बहुत ही पुराना है, इसलिए ऐसी तस्वीर निकल रही है। आप दोनों फिर से कोशिश करना। उसके बाद हमने बहुत सी तस्वीरें खींची, लेकिन हर बार हर फ़ोटो में किसी पर खून लगा हुआ था तो किसी पर काले धब्बे और किसी पर हल्की सी काली परछाई दिखती। और जब फ़ोटो क्लिक करते तो किसी की चीखने की आवाज़ भी आती। मैंने अपने भाई को कहा मुझे ये कैमरा नहीं चाहिए, ये आप ही रखो। जब मेरे भाई ने इससे तस्वीर खींची तो उसके कानों में भी चीखने की आवाज़ आई और वैसे ही काले धब्बे और खून के निशान उसकी तस्वीर पर दिख रहे थे। भाई ने कैमरा इतनी ज़ोर से पटका और भागकर माँ के पास चला गया। अब मैं भी सोच रही थी कि यह क्या हो रहा है। हम सब भी डर गए थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि यह सब क्या हो रहा है। हमने उस कैमरे को एक कोने में रख दिया। कैमरा आ जाने के बाद घर में पूरी तरह से बेचैनी और तन्हाई, खौफनाक माहौल बन गया था। और जब घर में माँ अकेली होती थी तो घबरा जाती थी, और मैं भी। हमें हर समय हर वक्त खून दिखाई देने लगा था। हमने कुछ दिनों उस कैमरे को हाथ नहीं लगाया था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वह कैमरा निकाला और सोचा अब तक शायद ठीक हो गया होगा। फिर मैंने तस्वीर खींचने का सोचा, मन नहीं था, फिर भी मैंने हिम्मत करके वह कैमरा उठा लिया। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने को मना किया और कहा रख दे इस कैमरे को एक कोने में। पर मैंने कहा भाई अब तो ये ठीक हो गया होगा, शायद हमने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। भाई कुछ समय के लिए चुप हो गया और माँ को भी हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ ने कैमरे को छूने से मना किया था। मैंने कैमरा उठाया और उसे सही से देखा और खिड़की के पास जाकर बाहर दिख रहे तालाब की एक तस्वीर खींचने लगी। पहले से भी अधिक तेज़ चीखने की आवाज़ मेरे कानों में आई और कैमरे के नीचे एक तस्वीर भी निकल चुकी थी, जिसे देखकर मेरा भाई बेहोश हो गया। तस्वीर में पानी की जगह खून का तालाब दिख रहा था और किसी लड़की के डूबने का आभास एक परछाई के ज़रिए हो रहा था। मैंने अपने भाई को संभाला और फिर से कैमरा नीचे पटक दिया। मैं अंदर से डरी हुई थी, पर फिर भी अपने भाई को हिम्मत दे रही थी। मेरा भाई बार बार चिल्ला रहा था कैमरा फेंक दो, कैमरा फेंक दो, पर मैंने उसकी नहीं मानी। माँ ने हर्ष के पिता सुंदर अंकल से बात की और ये सब बताया। वह विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु हैरानी से माँ की बात सुन रहे थे। सुंदर अंकल ने अपनी माँ से इस खूनी कैमरे के बारे में बात की, जो कि हर्ष की दादी थी। उसने सुंदर को ऐसा करने के लिए बहुत डांटा, क्योंकि दादी को सब पता था। दादी ने कहा यह कैमरा तेरे पिताजी
ने जापान के वैज्ञानिक की एक अच्छी तकनीकी समझकर रख लिया था, परंतु इसके खौफ और चीखने से हम भी डर गए थे। फिर कभी इस कैमरे को हमने डब्बे से नहीं निकाला और ऊपर किसी कोने में रख दिया। यह उस जापान के वैज्ञानिक का है जो भारत में घूमने आया था। यह उसने खुद बनाया था। इसने भारत की एक खूबसूरत और गरीब लड़की को बहुत परेशान किया और उसकी गलत और नहाते हुए तस्वीरें खींची। वह लड़की बेचारी बहुत परेशान थी, बार बार उससे तस्वीरें मांगती रहती थी और निराशा और चिंता ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा मानो इस कैमरे में कैद है। जापानी कैमरे को अपने साथ ना ले जा सका। वह डर गया। वह एक अपाहिज रूप में यहाँ से वापस गया और उसकी चीखें और जिस्म की परछाई इस कैमरे में ही इतने सालों से तड़प रही है। सुंदर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये सब मेरी माँ को बताया। मेरा भाई इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस ज़माने में ऐसी बातें नहीं होती। कोई रूह या आत्मा किसी चीज़ में कैद हो। तब मैंने समझाया कि जब किसी लाचार और गरीब लड़की की बद्दुआ लगती है और जब कोई अंदर से तड़पता है तब ज़माना नहीं देखा जाता। जब किसी की रूह तड़पती है तो वह ना तो रात का अंधेरा देखती है और ना ही दिन का सवेरा। हमारी आंखों में आंसू आ गए थे और हमने उस कैमरे को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर फेंक दिया था जहां से उस लड़की की आज़ादी से निकल सके और उसे कोई परेशानी ना करे।